नमस्कार मित्रों, ये कुछ 45 मिनट 1 घंटे का वीडियो है जो कि टैक्सेशन के ऊपर है कि कौन से टैक्स के कानून होने चाहिए देश में, और ब्लैक मनी के ऊपर। ब्लैक मनी और टैक्स दोनों के इश्यू एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि टैक्स के कानून की वजह से ही ब्लैक मनी क्रिएट होता है, और ब्लैक मनी को यदि खत्म करना है देश के अंदर या देश के बाहर तो टैक्स के कानून तो बदलने ही पड़ेंगे। मान लो ब्लैक मनी खत्म भी कर दिया पर टैक्स के कानून गलत है तो ब्लैक मनी फिर से बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज़ों को एक साथ कवर करना ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो दोनों चीज़ों को कवर करेगा, टैक्स के कानून और ब्लैक मनी का कानून, ब्लैक मनी से रिलेटेड बातें। ब्लैक मनी दोनों, जो भारत के अंदर है और जो भारत के बाहर है। और मेरा परिचय दूँ, मेरा नाम है राहुल मेहता। मैंने 1990 में IIT से बीटेक पास किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने 2 साल अमेरिका में पढ़ाई की, मास्टर्स किया न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी, रटगर्स यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता था US में कुछ 7-8 साल। 1999 में मैं वापस आ गया और तब से मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ और राइट टू रिकॉल वगैरह कानूनों का प्रचार करता हूँ कि ये कानून से कैसे भारत की परिस्थिति सुधर सकती है, और जहाँ तक मेरा मानना है इस कानून के सिवा भारत का कोई उपाय नहीं है। तो ब्लैक मनी इन इंडिया और ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर ब्लैक मनी कितना है, तो पहले तो समझने की कोशिश करें। इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समस्या पे। कोई भी डेफिनेशन ले लो या समस्या के उपाय पे। तो वो इनकम, ब्लैक इनकम क्या होती है? ब्लैक वेल्थ और ब्लैक इनकम। ब्लैक इनकम यानी कि मैंने 20 लाख रुपया कमाया मान लो, और उस पर 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया टैक्स बनता है, और यदि मैं 6 लाख रुपया टैक्स नहीं भरता तो वो 20 लाख की कमाई ब्लैक इनकम हो गई। यानी ब्लैक इनकम यानी कि वो इनकम जो कि मैं सरकार से छिपा रहा हूँ। और क्यों छिपा रहा हूँ? क्योंकि मुझे टैक्स नहीं भरना। यदि टैक्स भरना है तो मुझे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है कि आदमी क्यों अपनी इनकम को ब्लैक करता है, क्योंकि उसे टैक्स नहीं भरना। दूसरा भी कारण हो सकता है कि उसकी इनकम ही क्रिमिनल सोर्स है। क्रिमिनल सोर्स यानी रिश्वत की इनकम है, या तो उसने ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमाया है, या तो चोरी का पैसा है। लेकिन यदि आदमी को टैक्स भरना है तो आज नहीं तो कल वो परसों वो उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा, और ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो आप 30-35% टैक्स भर दो तो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल आता है दूसरा कि जो इंडिया में टोटल ब्लैक मनी कितना है, तो पूरे हिंदुस्तान में प्रति भारतीय रुपया कितना है? प्रति भारतीय रुपया यानी क्या कि मेरी जेब में, आपकी जेब में, आपकी अलमारी में, मेरी अलमारी में जितना भी कैश है पूरे देश में उसका जोड़ लगाओ तो उसका जोड़ कुछ निकलेगा 9 लाख करोड़ रुपया। यानी प्रति हिंदुस्तानी करीब करीब 9,000 रुपया, 8,000 रुपया, 9,000 रुपया प्रति हिंदुस्तानी। उसके बाद बैंक में कितना पैसा है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट पे जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो सब मिला के आप टोटल करो तो वो रुपया निकलेगा प्रति हिंदुस्तानी 55,000 रुपये के करीब करीब। प्रति हिंदुस्तानी पर सिटीजन 55,000 रुपीज, यह है भारत में कुल पैसा। उसमें से कैश कितना है पर इंडियन सिटीजन? 9,000 रुपीज। बाकी सब करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है। अब जो करंट, सेविंग्स और फिक्स्ड है वो यूं समझो कि 95%, 99% वाइट है। कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि 100 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया भी कमाए और वो बैंक में जाके जमा कर दे और टैक्स ना भरे। ऐसे बहुत कम केस मिलेंगे, एक्सेप्शन, वो रेयर केस हो गया। जो 9,000 रुपया कैश है उनमें से आधा तो बैंक में ही है तो वो भी वाइट है। तो जो प्रति हिंदुस्तानी 5,000 रुपया कैश है उसमें से भी जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ब्लैक हो। जैसे कि अभी मेरी जेब में मान लो 2-5 हज़ार रुपया आया तो मेरी अलमारी में 10-20 हज़ार रुपया है, तो वो तो मैंने ऑफिशियली बैंक से निकाला है। मैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न में जब मैं कैश बुक, जो मेरे बुक्स होती है उसमें भी मैं लिखता हूँ, तो वो पैसा ब्लैक नहीं हुआ, वो कैश पैसा है लेकिन वो वाइट है। तो जो प्रति हिंदुस्तानी 5,000 रुपया है उसमें से यूं समझ लो कि अधिक से अधिक 2-3 हज़ार रुपया ब्लैक होगा। यानी ये हो गया ब्लैक मनी पर इंडियन सिटीजन अबाउट 2,000 to 3,000 रुपीज पर। उससे ज्यादा जो ब्लैक वेल्थ है, वो ब्लैक वेल्थ लोग किसमें स्टोर करते हैं? वो स्टोर करते हैं सोने में, चांदी में, और दूसरा सबसे बड़ा जो स्टोरेज होता है वो जमीन में। ब्लैक
इनकम कैसे वो जमीन में स्टोर करते हैं कि मान लो किसी की 60 लाख की ब्लैक इनकम हुई, मतलब उसकी मान लो 1 करोड़ की इनकम हुई और उसने 40 लाख रुपए दिखाए इनकम टैक्स में, उस पर टैक्स भर दिया और बाकी 60 लाख उसने दिखाया नहीं, वो उसके घर में पड़े हैं, तो वो साल 2 साल के अंदर या महीने 2 महीने के अंदर क्या करेगा कि उससे वो जमीन खरीद लेगा। वो 1 करोड़ की जमीन खरीदेगा, 40 लाख रुपया कैश चेक देगा, 60 लाख रुपया कैश देगा। तो सबसे बड़ा ब्लैक मनी का स्टोरेज होता है, ब्लैक वेल्थ का स्टोरेज होता है वो जमीन में। इसका उपाय मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरा ब्लैक मनी का स्टोरेज होता है वो होता है विदेशी बैंकों में। वो कैसे होता है कि मेरे पास मान लो 100 करोड़ का कैश है, तो मैं किसी विदेशी आदमी को बोलूँगा कि भाई स्विस बैंक में या मॉरिशस बैंक में मेरा 100 करोड़ जमा कर दे और ये 100 करोड़ मैं तुमको दे दूंगा, और या तो उसका 5-10% कमीशन है तो वो मेरे खाते में 90 करोड़ जमा कर देगा डॉलर में, और मैं उसको 100 करोड़ कैश दे दूंगा। फिर वो 100 करोड़ का क्या करेगा, वो तो वो कुछ भी कर सकता है, वो ज़मीन खरीद सकता है या वो क्राइम में इस्तेमाल कर सकता है, वो अलग बात है। तो 2 मेजर सोर्स होता है कि एक तो वो ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा विदेशों में भेज देते हैं। और फिर विदेशों में भेजने के बाद वो मॉरिशस रूट के द्वारा वो पैसा वापस वाइट बन के इंडिया आता है। तो अभी मैं ब्लैक मनी ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ये देखें कि भाई भारत में कैसे हम जमीनों के ट्रांजैक्शन में पूरा ब्लैक मनी निकाल सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो कि अभी आज की तारीख में 40-60% है। कैसे हम इस ब्लैक मनी का रोल 5% से कम कर सकते हैं। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ब्लैक मनी की वजह से जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके वजह से रोजगार पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, रोजगार कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई आदमी को दुकान खोलनी है, उद्योग खोलना है, तो सबसे बड़ी कीमत उसकी ज़मीन की आती है। और वो एक तरह का, यदि धंधा ना चला या दुकान ना चली या फैक्ट्री ना चली तो 1-2 साल का जो रेंट है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। तो वो रकम जितनी कम होगी, ज़मीन का दाम जितना कम होगा, किराया जितना कम होगा, उतने लोग ज़्यादा उद्योग खोलेंगे, लोग ज़्यादा व्यवसाय खोलेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो जो कानून में प्रपोज कर रहा हूँ वो है कॉम्पिटिटिव बायआउट। कॉम्पिटिटिव बायआउट का मतलब क्या होता है कि हमें एक गैजेट में एक पेज छपवाना पड़ेगा, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन को बोलना पड़ेगा कि आप ये सर्कुलर निकालो, और सर्कुलर में ये चीज ड्राफ्ट लिखना पड़ेगा कि कोई भी आदमी यदि जमीन बेचता है, फ्रांस में ये कानून है कि कोई भी आदमी जमीन बेचता है, मान लो मैंने एक आदमी से जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए में, तो जिस आदमी ने बेची उसको तो करोड़ रुपया मिल गया, उसका तो मालिकाना हक खत्म हो गया। उसके बाद 1 महीने बाद में ये जमीन मेरे नाम पे ट्रांसफर होगी। 1 महीने के अंदर यदि कोई आदमी सरकार को आके कहता है कि ये जमीन में 1 करोड़ 25 लाख में खरीदना चाहता हूँ, या 1 करोड़ 50 लाख में, या 2 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ, तो सरकार मुझे 1 करोड़ पे 20% एक्स्ट्रा यानी 20 लाख रुपए दे देगी एक्स्ट्रा, और जमीन उसके नाम पे ट्रांसफर कर देगी। तो इस कानून का फायदा क्या है? देखो, कानून में मेरे किसी हक का भंग नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो मालिकाना हक शुरू ही नहीं हुआ था। जमीन तो मेरे नाम पे ट्रांसफर हुई नहीं थी, यानी जब मेरा मालिकाना हक शुरू नहीं हुआ, और ऊपर से फाइनेंशियल लॉस भी नहीं किया। मुझे तो 1 करोड़ में मैंने जमीन खरीदी और 1 महीने के अंदर ही मुझे 20% एक्स्ट्रा मिल गया, 15% एक्स्ट्रा मिल गया। तो इससे सोसाइटी को क्या फायदा हुआ? सोसाइटी को यह फायदा हुआ कि अब कोई आदमी 2 करोड़ की जमीन होगी तो ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि ये लो 1 करोड़ चेक और ये लो 1 करोड़ कैश। क्यों? क्योंकि यदि उसने 2 करोड़ की जमीन 1 करोड़ चेक में खरीदी तो सरकार कॉम्पिटिटिव बायआउट का नोटिस क्या निकालेगी कि भाई ये जमीन 1 करोड़ की है, चाहिए किसी को 1 करोड़ 25 लाख में। यदि जमीन की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 2 करोड़ है तो 1-2 क्या 1000 लोग आ जाएंगे, कोई 1 करोड़ 25 लाख, कोई 1 करोड़ 50 लाख, कोई 1 करोड़ 90 लाख। तो सरकार तो उसको जमीन दे देगी, उसके बाद मुझे कितना मिलेगा? सरकार बोलेगी कि भाई आपने जमीन करोड़ में खरीदी थी, करोड़ रुपए का चेक दिया था, आप कह रहे हो करोड़ की जमीन है, ये लो 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, तो मुझे 80 लाख का ऑन द स्पॉट घाटा हो गया। यानी ये कॉम्पिटिटिव बायआउट का कानून आने के बाद कोई भी आदमी 10-15-20% से ज्यादा कैश देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अंत में तो हर एक आदमी बिजनेसमैन होता है, वो देखेगा कि यदि भाई 20% से ज्यादा दूंगा तो मेरे को 5% का घाटा हो जाएगा। तो रोल ऑफ ब्लैक मनी इन लैंड ट्रांजैक्शन विल डिक्रीज। तो ये बहुत सरल कानून है। फिर उसमें एक्सेप्शन कर सकते हैं कि भाई खरीदने वाले और बेचने वाले के पास एक ही फ्लैट है और फ्लैट की कीमत यदि 15 लाख से कम है तो एग्जेम्पशन दे दो।
लेकिन यदि खरीदने वाले बेचने वाले के पास एक से ज्यादा फ्लैट है तो उसे 1 महीने तक खाली रखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव बायर्ड के लिए। खरीदने वाले के पास ऑलरेडी एक से ज्यादा फ्लैट है तो भी उसे 1 महीने तक। तो छोटे केस में मैं बोलता हूं कि जो जिसमें फ्लैट की कीमत या तो फ्लैट का एरिया 1000-2000 स्क्वायर फीट से कम है उसको इस कानून से हम एग्जेम्प्ट आउट कर सकते हैं, और बाकी लैंड को रख सकते हैं, बड़े फ्लैट को रख सकते हैं, बंगलों को रख सकते हैं। तो उसमें कोई आदमी बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी देने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये हुआ ब्लैक मनी ऑफ इंडिया के बारे में कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव बायआउट का कानून ब्लैक मनी इन इंडिया खत्म कर सकता है, कम कर सकता है। अब दूसरा है वेल्थ टैक्स। मैंने ये जो रेफरेंस मटेरियल पब्लिश किया है rahulmehta.com/301.htf 301 rahulmehta.com/301.htm, उसका चैप्टर 25 टैक्सेशन के ऊपर है। तो मैं वेल्थ टैक्स से अपनी शुरुआत करूंगा कि मैंने प्रपोज किया है कि एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी ये सब निकाल देना चाहिए। एक्साइज रखनी चाहिए पर सिर्फ गाड़ियों के ऊपर, 2-4 चीज़ों के ऊपर, क्योंकि गाड़ी बनती है तो सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो गाड़ी के ऊपर है, फिर 2-4 और चीज़ों पे होगा, पर बाकी 99% चीज़ों पे मेरा ये प्रपोजल है कि एक्साइज निकाल देना चाहिए, सेल्स टैक्स तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, और सर्विस टैक्स भी निकाल देना चाहिए, वैट वगैरह सब कुछ निकाल देना चाहिए। अब वेल्थ टैक्स कैसे काम चलाना चाहिए? वेल्थ टैक्स का मतलब क्या, मैंने जो डिफाइन किया है वो 2 भाग में बढ़ जाता है। वेल्थ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, वेल्थ टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। वेल्थ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी मैं किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, चैप्टर 25 में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, इस वीडियो में मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं वेल्थ टैक्स ऑन अर्बन लैंड एंड अर्बन कंस्ट्रक्शन पे डिस्क्राइब करूंगा कि वो मैंने क्या प्रपोजल रखी है कि हमें गैजेट में एक और पेज छापना पड़ेगा, या तो इनकम टैक्स के सर्कुलर में एक पेज छापना पड़ेगा कि जिस आदमी के पास पर पर्सन 250 स्क्वायर फुट जमीन और 500 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन से कम है उसे वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा पर पर्सन। यानी 5 लोगों का फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, 2 लड़के, एक सीनियर सिटीजन, पेरेंट, सास ससुर, माँ बाप जो भी, और सीनियर सिटीजन का कोटा डबल रहेगा, तो उनको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 3000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया। 3000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया यानी कितना हुआ कि 2 बेडरूम का छोटा फ्लैट होता है वो कुछ 1000-1200 स्क्वायर फीट होता है, यानी उनको 2 फ्लैट 3 फ्लैट तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद कितना टैक्स देना पड़ेगा? प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 1%। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 1% यानी कितना? कि प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे डिसाइड की? अभी डिसाइड करने के लिए सर्कल रेट है, उसके बाद मैंने 2-3 और मेथड भी प्रपोज किए हैं, पर मान लो आज ये कानून आता है तो सर्कल रेट के हिसाब से जाएगा। यानी किसी आदमी के पास 10-20 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसको उसके पास मान लो 100 फ्लैट है और हर एक फ्लैट की कीमत मान लो 10 लाख है, तो उसके प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 10 करोड़, तो उसे हर साल 10 करोड़ का 1% यानी 10 लाख टैक्स भरना पड़ेगा। तो होगा क्या कि या तो वो अपनी जमीन किराए पे देगा, जमीन या फ्लैट किराए पे देगा, या तो वो बेच देगा। तो किराए पे देगा या बेच देगा तो उससे सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो अपने आप दाम कम हो जाएंगे। तो इस तरह से वेल्थ टैक्स से कैसे सभी को फायदा हो रहा है कि एक तो जिसके पास बहुत कम जमीन या कम फ्लैट है उस पर तो कोई असर पड़ नहीं रहा, दूसरा कि जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है या बहुत ज़्यादा फ्लैट है यदि वो प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहा है तो उसको भी कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनकम तो हो ही रही है उसको। मान लो मैंने 100 फ्लैट है और हर एक फ्लैट को मैंने रेंट पे दिया, तो मुझे इस कानून का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं रेंट का पैसा कमा रहा हूँ और उसी में से टैक्स लग रहा है। बाद में डबल टैक्सेशन ना हो, इनकम टैक्स भी ना लगे, वेल्थ टैक्स, उसके लिए मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा कि मेरा वेल्थ टैक्स का कानून है वो डबल टैक्स नहीं डाल रहा किसी पे। और पर जो आदमी ने बहुत बड़ा प्लॉट खरीद के रखा है या फ्लैट खरीद के रखे हैं, जैसे कहा जाता है शरद पवार के पास पूना में, अकेले पूना डिस्ट्रिक्ट में 10,000 फ्लैट है, तो और जो राजमाता है हमारी उनके पास कितनी स्क्वायर मील जमीन है, वो मीटर फीट और तो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए होता है,
वो लोग अपनी लैंड प्रॉपर्टी को स्क्वायर मील में नापते हैं। इसी तरह से हमारे जो देश के जमाई है राज जमाई, उनके गुड़गांव में कितने स्क्वायर मील जमीन है उसका अंदाज उनको भी नहीं होगा। तो ये जो एकड़ या स्क्वायर मील के हिसाब से जमीन रखने वाले हैं उनके ऊपर ये टैक्स पड़ेगा, और इससे वो जमीन का प्रोडक्टिव यूज करना शुरू करेंगे या तो उनको बेचनी पड़ेगी। जो भी होगा तो वो देश के फायदे में ही होगा। और इससे डबल बोझ क्यों नहीं आ रहा कि मैंने जो इनकम टैक्स का और वेल्थ टैक्स का कानून प्रपोज किया उसमें इस तरह से कि मुझे अपने वेल्थ पे टैक्स देना पड़ेगा, और जितना मैंने वेल्थ पे टैक्स भरा उसका उतना मुझे इनकम टैक्स में से रिबेट मिल जाएगा। यानी कि यदि मेरे पास घर है, मान लो उस घर की कीमत 1 करोड़ है, उसमें से साल का 6 लाख रुपया मुझे रेंट आता है 6 लाख में से, और उस 1 करोड़ पे मैंने 1% यानी 1 लाख रुपया टैक्स भरा, तो मेरे इनकम टैक्स में से मुझे 1 लाख का रिबेट मिल जाएगा। यानी ये 6 लाख रुपए की इनकम हुई तो उस पर 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स आएगा, लेकिन 1 लाख रुपया मैंने वेल्थ टैक्स में भर दिया, तो अब मुझे इनकम भरनी पड़ेगी, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा सिर्फ 1 लाख। तो ये डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा मेरे वेल्थ टैक्स के प्रपोजल में, ये इस बात पे फोकस करना चाहता था। अब तो वेल्थ टैक्स से ब्लैक मनी कैसे कम होगा कि हर एक आदमी देखेगा कि यदि मैं जमीन खरीदूंगा अपना ब्लैक मनी होर्डिंग करने के लिए तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा हर साल, तो ऑटोमेटिकली उसका ये जो ब्लैक मनी होल्ड करने का जो जमीन का ऑप्शन है वो उसके हाथ से निकल गया। और ब्लैक मनी कोई कैश के फॉर्म में यदि स्टोर करता है कि चलो भाई मैं 100 करोड़ घर पे ही रखा रहूंगा, तो एक तो पकड़े जाने का खतरा है, चोरी हो जाने का खतरा है, और दूसरा क्या है कि उसकी वैल्यू हर साल 10-20% कम हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व बैंक हर साल 10% नोट छापता है, तो वो तो एक तरह का 10% का प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। यदि कोई आदमी 10-20 हजार ठीक है घर चलाने के लिए घर में रखता है, लेकिन कोई आदमी यदि 100 करोड़ रुपया का नोट यदि घर पे रख रहा है तो बिना किसी टैक्स के उसके ऊपर 10% टैक्स कैसे लग गया, वेल्थ टैक्स लग गया कि हर साल उसके 100 करोड़ की वैल्यू 10% कम हो जाएगी। तो ये बेवकूफ़ी का काम भी कोई नहीं करेगा। तो अंत में वो आदमी क्या डिसीजन लेगा कि भाई ये 1 करोड़ रुपया है ना, मैं जमीन खरीद सकता हूँ, मैं घर पे रखूंगा तो हर साल मुझे 10% का घाटा है, इसके बजाय टैक्स भर दो उसके ऊपर और बैंक में रखो ताकि कम से कम इंटरेस्ट तो मिले। तो जब आप तीनों चीज़ों को देखोगे कि 100 करोड़ रुपया है, उसके पास ना वो जमीन खरीद सकता है ना वो उसको घर पे रख सकता है, तो उसके पास एक ही रास्ता रहा कि वो टैक्स भर के उसको बैंक में रखे या उसका वाइट इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे, तो वो अंत में वही करेगा। अंत में पूरा जो इकोनॉमी है, ब्लैक हो या वाइट हो, वो बिजनेस सेंस पे चलती है। जब कानून ऐसे आ जाए कि बिजनेसमैन का व्हाइट मनी में ज्यादा फायदा होगा तो वो व्हाइट मनी में ज्यादा करेगा। दूसरा मेरा जो वेल्थ टैक्स का कानून है उसका क्या असर पड़ेगा, कि इनकम टैक्स की रेट फिर कम हो जाएगी। मैंने जो प्रपोजल दी उसमें इनकम टैक्स की रेट जो अभी 35% है वो 2 फ्लैट रेट में कन्वर्ट हो जाती है, 15% और 25% में। फिर ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता कि 15% ही रहेगी या 25% भी हो जाएगी। देखो एक दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि टैक्स कितना होना चाहिए, वेल्थ टैक्स 1% होना चाहिए, 2% होना चाहिए, इनकम टैक्स 15% होना चाहिए या 50% होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए ये सरकार का खर्चा कितना उस पर डिपेंड करेगा। यदि किसी को टैक्स कम करना है तो मैं कहूँगा टैक्स पे वो का विरोध करने के बजाय वो गलत खर्चों का विरोध करना शुरू करें। गलत खर्चे जितने जितने कम होते जाएंगे टैक्स अपने आप कम होता जाएगा, लेकिन जितने जितने सही खर्चे हैं वो चलते रहेंगे और चलने चाहिए, टैक्स उतना आता रहेगा। जैसे कि हमें सेना बढ़ानी है, चीन हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सऊदी अरेबिया दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, ब्रिटेन दुश्मन है। इन सब दुश्मनों से जूझने के लिए हमारे पास हमें सेना तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तो सेना बढ़ाने के लिए तो पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए। तो यदि मान लो हम डिसाइड करते हैं कि हमें सेना अपनी 4 गुनी करनी है, जो कि करनी ही पड़ेगी, ये चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इन सब से, अमेरिका सऊदी अरेबिया वगैरह से लड़ने के लिए, तो हो सकता है कि 50% का टैक्स रेट भी कम पड़े। तो ये कुछ कह नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब क्या है शॉर्ट में कि यदि जैसे वेल्थ टैक्स आएगा इनकम टैक्स कम होगा, और इनकम टैक्स कम होगा तो अपने आप आदमी को इनकम छिपाने की जरूरत कम हो जाएगी। उसके बाद मेरा एक प्रपोजल है इनहेरिटेंस टैक्स का। इनहेरिटेंस टैक्स जो प्रपोजल है वो किस तरह का है कि प्रति व्यक्ति
व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके जो वारिस हैं उनको दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो तीन वर्गों में। एक तो क्लोज ब्लड रिलेटिव, क्लोज फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेटिव नहीं, क्लोज फैमिली मेंबर। दूसरा दूर के फैमिली रिश्तेदार। क्लोज फैमिली मेंबर में आते हैं उनके लड़के लड़की, माता पिता, उसकी वाइफ और हस्बैंड और उसके भाई बहन। और डिस्टेंट फैमिली मेंबर में आते हैं इनके रिलेटिव, यानी कि भतीजा, भांजा, चाचा, वो सब डिस्टेंट रिलेटिव में आते हैं। तो अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स का क्या कानून है कि जो क्लोज रिलेटिव को या किसी भी रिलेटिव को प्रॉपर्टी मिलती है तो उसका कुछ 35% गवर्नमेंट इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में ले लेती है, 35-40%। यानी $7 लाख तक कोई इनकम टैक्स, कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं होता। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो $7 लाख टैक्स एग्जम्पशन होता है। उसके बाद 30-40% सरकार ले लेती है इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर। और कुछ कुछ देशों में है कि क्लोज रिलेटिव हो तो इनहेरिटेंस टैक्स होता है 30-35%, और यदि डिस्टेंट रिलेटिव हो तो इनहेरिटेंस टैक्स होता है 50-55%। और यदि अनरिलेटेड हो, यानी कि मेरे पड़ोसी ने मान लो मेरे नाम पे 2 करोड़ 3 करोड़ रख दिए तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स स्पेन में है 72%। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको विकीपीडिया में मिल जाएगी। अब विकीपीडिया पे जाके इनहेरिटेंस टैक्स टाइप करो, एस्टेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि स्पेन में 72% तक जाता है, अमेरिका में 35-45% है। अब ये अनरिलेटेड पे 72% क्यों होना चाहिए या 70% होना चाहिए? कि ये ब्लैक टू वाइट करने का सबसे आजकल आसान तरीका है वो इनहेरिटेंस टैक्स। कैसे कि मान लो मैं कोई 2 नंबर का बिजनेस है, मैं रिश्वतखोर नेता, अधिकारी या जज हूँ, या तो मेरा क्राइम का बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरे पास 100-200 करोड़ है और मुझे 40-50 करोड़ वाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे आसपास कोई पड़ोसी है, मान लो उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं उसको वारिसों को पूछूंगा कि भाई आपके पास कितनी ज़मीन है? वो कहेगा 20 करोड़ की। कि आपको ज़मीन का क्या करना है? तो क्या हमें कुछ नहीं करना, हमें ज़मीन बेच के आपस में पैसा बांट लेना है। तो मैं उन्हें कहूँगा कि देखो आप विल बनाओ कि भाई आपने, आपके फादर ने मरते वक्त ये ज़मीन मेरे नाम पे की थी और ये लो मैं आपको 20 करोड़ कैश दे देता हूँ, आप आपस में बांट लेना। तो मेरे पड़ोसी ने ये विल बनाया, फर्जी विल होता है कि ये ज़मीन मैं अपने पड़ोसी के नाम पे कर रहा हूँ, पड़ोसी के लड़के के नाम पे कर रहा हूँ क्योंकि बचपन में उसने मेरी बहुत सेवा की थी, वो जो भी है उटपटांग बातें लिख देते उसमें। ऐसे बहुत विल मिलेंगे आपको, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, जज, नेता मिलेंगे जिनको अपने पड़ोसियों ने प्रॉपर्टी दी है या तो अनरिलेटेड आदमी ने प्रॉपर्टी विल में उनके नाम पे ट्रांसफर की है। वो सारे विल, मेरी एक प्रपोजल है कि जितने भी नेता, अधिकारी और जो बुद्धिजीवी है, जो कि जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वगैरह, गवर्नमेंट पेड यूनिवर्सिटी के, उनको जितनी भी नॉन रिलेटिव से इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है, वो सारा जो इनहेरिटेंस डीड बोलते हैं वो इंटरनेट पर रखा जाए, ताकि देश के लोगों को पता चले कि भाई कितने अफसर को नॉन रिलेटिव से प्रॉपर्टी मिली है, रिलेटिव से प्रॉपर्टी मिली है और डिस्टेंट रिलेटिव से प्रॉपर्टी मिली है। कोई क्लोज रिलेटिव से प्रॉपर्टी मिली तो मैं समझ सकता हूँ कि माता पिता की प्रॉपर्टी हो या किसी को भाई की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यदि डिस्टेंट रिलेटिव की प्रॉपर्टी मिले वो भी करोड़ों में, और यदि अनरिलेटेड आदमी की प्रॉपर्टी मिले करोड़ों में, तो वो कम से कम इंटरनेट पे आना चाहिए। तो ये उस पर जब 70% टैक्स लगेगा तो ये धंधा भी बंद हो जाएगा, यानी कम से कम 70% तो कम हो गया, बंद नहीं हुआ तो ये अनरिलेटेड प्रॉपर्टी का जो धंधा है कि जिसके द्वारा ब्लैक को कैश में कन्वर्ट किया जाता है वो कम किया जा सकता है। कैसे? इनहेरिटेंस टैक्स के द्वारा। फिर ब्लैक मनी को कम करने की मेरी दूसरी, जो मैंने एक कानून आपको बताया, ये कॉम्पिटिटिव बायआउट। कॉम्पिटिटिव बायआउट यानी कोई भी आदमी जमीन या फ्लैट बेचता है तो सरकार को ये प्रोविजन रखना चाहिए कि थर्ड पार्टी 25% एक्स्ट्रा देके खरीद सके, उसके बाद वेल्थ टैक्स। फिर मैंने बताया इनहेरिटेंस टैक्स। अब इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में कुछ मोरल इश्यूज खड़े किए जाते हैं। ये जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, अनर्थशास्त्री कहता हूँ अक्सर मैं, उनका 4 डिजिट का IQ होता है। मैंने अपने IQ टेस्ट दिए तो मेरा IQ तो 107-108 आता है, पर उनका 4-5 हज़ार का IQ आता है। और वो इनहेरिटेंस टैक्स के बहुत विरोधी होते हैं। जितनी भी दरखास्त वो जिसमें अमीरों को एक पैसा का भी नुकसान हो तो यूँ समझो कि 99% अनर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री उसका विरोध करेंगे।
और जब गरीबों पे टैक्स पड़ रहा हो, जैसे कि तंबाकू पे टैक्स है, सिनेमा हॉल की टिकट पे टैक्स है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स है, उसके वो बहुत बड़े समर्थक होते हैं। तो ये जो कुबुद्धिजीवी है वो क्या कहते हैं कि भाई इनहेरिटेंस टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, वो डबल टैक्स हो गया। वेल्थ टैक्स का वो विरोध करते हैं कि वेल्थ टैक्स डबल टैक्स हो गया कि आदमी ने इनकम पे टैक्स भरा था, अब दोबारा आप उसकी वेल्थ पे टैक्स ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। वेल्थ टैक्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी दौलत जो है उसको बचाने के लिए पुलिस चाहिए, अदालत चाहिए, सेना चाहिए। तो इसका खर्चा कौन भरेगा? भाई वही भरेगा कि जिसके पास वेल्थ है। आप एक मैं एग्जांपल दूं कि एक आदमी का मानो कि 10-20-50 करोड़ का बंगला है, उसमें उसके पास सारी प्रॉपर्टी है, और दूसरे आदमी के पास एक झोपड़ा है जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन है और पंखा ट्यूबलाइट भी नहीं है, और कोई चोर उचक्का बदमाश आता है या पाकिस्तान का सैनिक आता है, सेना मतलब हमला होता है, तो वो पहले क्या लूटने जाएगा? वो एल्यूमिनियम के बर्तन लूटने जाएगा या वो बंगला लूटने जाएगा? तो जाहिर है कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वहीं पे चोर उचक्के की या इन्वेडर की पहले नज़र वहाँ पे जाएगी। तो इसके लिए एक ये सिद्धांत है कि भाई जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा, वो सेना, पुलिस और अदालत का खर्चा ज़्यादा दे, क्योंकि सेना और पुलिस और अदालत का कोई मीटर तो बना नहीं पाया आज तक। जैसे बिजली के लिए मीटर है, तो बिजली के लिए मीटर है तो पता लग गया कि भाई मैंने इतनी बिजली यूज़ की, आपने इतनी बिजली यूज़ की, आप इतनी बिजली का पैसा दो, मैं इतनी बिजली का पैसा दूंगा। लेकिन सेना, अदालत और पुलिस का किसने कितना उपयोग किया, उसका आज तक कोई मीटर नहीं बना पाया। कि मान लो आपके घर चोरी हुई और पुलिस ने आके वो केस सॉल्व किया, चोर को जेल में बंद कर दिया, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैंने कहा पुलिस का उपयोग किया, क्योंकि यदि पुलिस ने आपके घर चोरी हुई और उस चोर को यदि जेल में बंद नहीं किया होता तो दूसरे दिन वो मेरे घर पे भी चोरी करने वाला था। पुलिस ने एक आदमी की मदद की तो उसकी वजह से सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, सबको फायदा हो रहा है। तो इसकी वजह से जिस दिन पुलिस का, अदालत का और सेना का कोई मीटर बना देगा तब ये टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख में तो कोई ऐसा मीटर बना नहीं पाया। तो इसके लिए मैं एक सामान्य सिद्धांत ये रखता हूँ, और किसी के पास इससे कम खराब सिद्धांत हो तो वो कम से कम ड्राफ्ट के स्वरूप में लिखे। ये अर्थशास्त्री, अनर्थशास्त्री या कुबुद्धिजीवी होते हैं, वो कभी ड्राफ्ट नहीं देते। मैंने जो भी दिया अपने ड्राफ्टेड फॉर्म में दिया कि भाई इसको आप गैजेट में छाप सकते हो और इसके आधार पर अमल हो सकता है। तो मैंने ये तर्क रखा है कि जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है वो सेना, पुलिस और अदालत का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए, और इसलिए उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1% देना होगा। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है? इनहेरिटेंस टैक्स यानी सरकार या समाज उस आदमी को क्या कह रही है कि देखो, संपत्ति की रक्षा करने का खर्च आता था प्रॉपर्टी की वैल्यू का 2%, हमने 2% नहीं लिया, 1% लिया, और 1% मरने के बाद ले रहे हैं। तो इस तरह से देखो तो इनहेरिटेंस टैक्स है वो लीस्ट अनएथिकल है। लीस्ट अनएथिकल यानी कैसे कि उस आदमी के मृत्यु के समय उसके पास मानो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो प्रूव हुआ, तो ये तो प्रूव हो गया कि सोसाइटी ने उसके मरने तक उसके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की रक्षा की, वरना होती ही नहीं उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। और पूरा काम होने के बाद सोसाइटी या सरकार उसमें से उसका चार्ज ले रही है, जो भी चार्ज है 30-35% आता है, जो भी है वो ले रही है। तो इनहेरिटेंस टैक्स कितना होना चाहिए? तो मैं उसका एक रफ एस्टिमेट देता हूं कि इनकम टैक्स का जो मार्जिनल रेट है, जैसे कि आज की तारीख में इनकम टैक्स का मार्जिनल रेट है 35%, तो मैं कहूँगा इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम, यानी 30%। यदि मार्जिनल इनकम टैक्स रेट कम होकर 25% हो जाता है तो इनहेरिटेंस टैक्स भी कम होकर 25%। तो इनहेरिटेंस टैक्स ना कोई डबल टैक्सेशन है ना ट्रिपल टैक्सेशन है। वो अनर्थशास्त्रियों से ये बहस में उलझने की जरूरत है, उनको एक्सपोज करना चाहिए। होता क्या है कि ये इकोनॉमिस्ट को फंडिंग आती है, अमीरों से बहुत फंडिंग आती है, उनको यूनिवर्सिटी वगैरह में उनको बहुत बड़ी पोजीशन दिलाते हैं, और इसके लिए वो लोग इस तरह के ढोल नगाड़े बजाते हैं कि तंबाकू पे टैक्स डालो, खाने पीने, ये सिनेमा हॉल की टिकट पे टैक्स डालो। क्यों? ताकि अमीर आदमी को कम टैक्स भरना पड़े। अब ब्लैक मनी का इफेक्ट कम करने के लिए मेरा दूसरा प्रपोजल है, वो है चैरिटेबल ट्रस्टों को जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाते हैं वो बंद करना। ATG और 35AC, ये जितने भी हमारे कहने वाले कार्यकर्ता है, सबके पास ATG सर्टिफिकेट होता है, वो अपने फोरहेड पे लगा के घूमते हैं। आपको जितने भी अन्ना है, अन्ना के जो छोटे अन्ना है 4-5, सबको आप देख लीजिए, सबके पास ATG और 35AC सर्टिफिकेट है।
उन्होंने गवर्नमेंट से मान्यता ली है कि वो सेवाभावी है। एटीजी सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप उसको 1 लाख का डोनेशन दो, मैं किसी एटीजी वाले आदमी को मिलता हूँ कि और उसको 1 लाख का डोनेशन देता हूँ, तो मेरे जो टैक्स है उसमें से 15-20 हज़ार की मुझे छूट मिल जाएगी कि भाई आपने 1 लाख रुपया ये एटीजी वाले आदमी को दिया तो अब आपको 20 हज़ार कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसमें टैक्स चोरी कैसे होती है कि जिस आदमी को मैं 1 लाख का डोनेशन देता हूँ वो मुझे 20-25 हज़ार कैश दे देता है और उसको वो कुछ भी उठपटांग वाउचर बना देगा कि गरीबों को मदद की, लड़कों को मदद की, महिला को मदद की, दलित को मदद की। वाउचर उसके पास तैयार होते हैं सारे वाउचर, वो उठा के अकाउंट बुक में डाल देगा। और 35AC उससे एक स्टेप आगे होता है, जैसे 24 कैरेट का सोना और 48 कैरेट का सोना। तो 35AC में क्या होता है कि मैं 1 लाख यदि किसी 35AC वाले को दान में देता हूँ तो मुझे 35 हज़ार कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसमें भी इसी तरह की चोरा छीना झपटी होती है। तो मैंने जो प्रपोजल किया है उसमें यह है कि चैरिटेबल ट्रस्ट पे सारे टैक्स एग्जेम्पशन खत्म किए जाए और जिनको विदेशों से पैसा आ रहा है उस पर 15% टैक्स हो। विदेश जिसको फॉरेन डोनेशन आ रहा है उस पर 15% टैक्स, जिसको कैश डोनेशन मिल रहा है, फिर कैश डोनेशन कहीं से भी आ रहा हो, मंदिर हो या चर्च हो या मस्जिद हो या स्कूल हो या कोई भी हो, और कैश डोनेशन 100 रुपये का हो, 1 रुपये का हो या 1 लाख का हो, उस पर 30% इनकम टैक्स। तो इससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। अब इससे कोई जेन्युइन चैरिटी करने वाले को नुकसान नहीं हो रहा। यानी मान लो मैं 1 लाख रुपया जेन्युइनली ट्रस्ट को दे रहा हूं और बदले में 10-20 हज़ार या 50 हज़ार वापस नहीं ले रहा, तो अब क्या होगा, मैं ट्रस्ट को 1 लाख के बजाय 85 हज़ार दूंगा क्योंकि मैंने 15 हज़ार टैक्स भरा है, या तो मैंने 35 हज़ार टैक्स भरा है तो मैं ट्रस्ट को 70 हज़ार दूंगा। तो जो जेन्युइन चैरिटी करने वाला आदमी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, चैरिटी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। भाई तुम 30% कम चैरिटी करना, और भगवान जब पाप पुण्य का जोड़ करता है तो वो 30% ऐड कर देगा, क्योंकि भगवान को तो पता है कि तुमने 1 लाख कमाया, उसमें से 30 हज़ार सरकार को दिया और 70 हज़ार तुमने चैरिटी में लगाया, तो भगवान ऑटोमेटिकली वो जो 30 हज़ार है वो ऐड कर देगा। और दूसरा कि ये बात कहना कि मैं सेवा कर रहा हूँ इसलिए मैं पुलिस अदालत और सेना का खर्चा नहीं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई तू सेवा बंद कर। आप ये देखो कि कोई आदमी ट्रस्ट चलाता है और बोलता है कि भाई मैं तो सेवा कर रहा हूँ समाज की इसलिए मैं पुलिस अदालत का खर्चा नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी टैक्स भर रहा है उस पर बर्डन बढ़ गया। मैं सामान्य एग्जांपल पूछता हूँ आपको कि मान लो आपकी सोसाइटी में, आप हर एक जो फ्लैट मेंबर है, मान लो आपकी सोसाइटी में 10, 20, 50, 100 फ्लैट है और वो लोग खर्चा देते होंगे पानी का, चौकीदार का, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का। मान लो प्रति व्यक्ति मेंटेनेंस का प्रति फ्लैट खर्चा आता है 2000 रुपया महीने का, और कोई आदमी बोले कि भाई मैं तो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं 2000 रुपया नहीं दूंगा, तो क्या आप उसको फ्री में चैरिटी एक्टिविटी करने दोगे आपके सोसाइटी में? आपकी सोसाइटी में ये कानून है, आपकी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसके कानून देख लो, बायलॉज, उसमें ऐसा कहीं आपने कानून रखा है कि कोई आदमी यदि चैरिटी एक्टिविटी करता हो तो आप उससे मेंटेनेंस का पैसा नहीं लोगे, पानी बिजली का और चौकीदार का? ऐसा तो कहीं नहीं होता। मैंने तो एक भी रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं देखी जहाँ इस तरह का एग्जाम्पशन मिलता हो। तो सामान्य है कि भाई तुम चैरिटी करनी हो तो करो, ना करनी हो तो मत करो, लेकिन चैरिटी कर रहे हो इसलिए तुम्हें पुलिस अदालत सेना का खर्चा नहीं देगा, ये वाहियात बात है। दूसरा कि चैरिटी के ऊपर भी वेल्थ टैक्स होना चाहिए। अभी क्या कानून है कि चैरिटी के पास यदि 1000, 2000, 5000 करोड़ की जमीन है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। जैसे कि मैं चुनाव लड़ा था 2009 में, तो हर एक कैंडिडेट को डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि उसके पास कितनी वेल्थ है। तो अडवाणी का डिस्क्लोजर था कि उसके पास कुछ 4 करोड़ की वेल्थ है। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, उनका कोई नाजायज वेल्थ नहीं थी। उनका कोई फ्लैट था जो कि खरीदा होगा उन्होंने 20-25 लाख में, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो ठीक है, उसमें तो कोई ब्लैक मनी नहीं हुआ। मेरा 10 लाख का फ्लैट यदि 35 लाख का आज मार्केट वैल्यू हो जाती है तो वो ब्लैक मनी नहीं है। पर वो उन्होंने एक बात जो नहीं लिखी, और कानून के हिसाब से लिखनी जरूरी भी नहीं थी, तो ऐसा नहीं कहता कि उन्होंने किसी कानून का भंग किया, वो बात उन्होंने नहीं लिखी। वो क्या था कि वो एक ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट, और उसके पास कुछ 50-60 करोड़ की जमीन थी। तो अक्सर ये सब बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और IAS अफसर वगैरह वो क्या करते हैं कि उनके नाम पे तो प्रॉपर्टी होगी मुश्किल से 2-5 करोड़ की,
लेकिन उनके पास जो ट्रस्ट होते हैं उसमें जमीन होती है 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की करना। ये तो एक ट्रस्ट था, अडवाणी कितने ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे वो तो वही जाने। तो ये ट्रस्टों को पास जो वेल्थ है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। अभी ट्रस्ट क्या बोलते हैं कि ये जमीन हमने सेवा के लिए ली थी, वहां पे बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ स्कूल चल रही है, एक आध झोपड़ा बना देंगे, कोई अस्पताल छोटी मोटी बना देंगे, और या तो लिख देंगे कि यहाँ अस्पताल बनने वाली है या तो यहाँ स्कूल बनने वाली है, और प्लान इन प्रोग्रेस कुछ कागज पे रख देंगे और फिर बोल देंगे कि अब यह सेवा का काम होने वाला है या हो रहा है, इसलिए टैक्स नहीं देंगे। तो ये कानून हमें हटा देना चाहिए कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे भी 2% वेल्थ टैक्स लगेगा। और अंत में दूसरा एक प्रपोजल है कि वो है कि जितनी भी जमीन है वो किसकी मालिक है उसका नाम इंटरनेट पे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओनरशिप जिसकी भी है वो इंटरनेट पे हो। कैसे कि व्यक्ति के पास जमीन है तो उसका नाम पता तो इंटरनेट पे हो, लेकिन यदि वो ट्रस्ट के नाम पे जमीन है तो वो भी इंटरनेट पे डाल दो कि ये जमीन है, ये प्लॉट है, ये सर्वे नंबर है, ये इसका मार्केट जंतरी वैल्यू है, सर्कल रेट है, और ये इसका मार्केट वैल्यू है। जो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड अप्रेजर है वो मार्केट वैल्यू उसका रख दे, या तो नहीं तो कम से कम सर्कल रेट तो रखो। और ये ट्रस्ट का ये ट्रस्टी है, उसका नाम, उसका फोटो और उसका ट्रस्टी आईडी, जैसे कंपनियों में होता है डिन होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, कि हर एक आदमी जो कि कंपनी का डायरेक्टर बनता है पब्लिक लिमिटेड का, उसको पहले डिन लेना पड़ता है। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, वो पैन आईडी दे उसके 2-3 दिन में डिन आ जाता है। तो जो भी ट्रस्टी है, समाज के सेवाभावी है, वो अपना टिन नंबर ले ले, ट्रस्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर, या तो मैं SIN बोलूंगा, सेवाभावी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो और वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आ जानी चाहिए ताकि हम उसको टैब्यूलेट करने के बाद पता लगा सके कि भाई ये महाशय कह रहे हैं कि इनके पास प्रॉपर्टी सिर्फ 4 करोड़ की है, लेकिन इनके जो अलग अलग ट्रस्ट है उनके पास प्रॉपर्टी मिला के 400-500 करोड़ के से ऊपर है। तो आपको आश्चर्य तो नहीं होगा, पर राजमाता है उनके पास कम से कम ऐसे 50 ट्रस्ट है, और वो 50 ट्रस्ट के पास सब मिला के 15,000 करोड़ से ऊपर जमीन होगी अकेले दिल्ली में। बाकी बॉम्बे और बाकी पूरे हिंदुस्तान में कितनी होगी वो तो शायद उनको भी अंदाज नहीं होगा, पर अकेले दिल्ली में उनके पास 10-20 हजार करोड़ की जमीन निकलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन की भी बहुत पॉलिटिकल वैल्यू है। ब्लैक मनी तो है इसमें, क्योंकि ये अधिकतर पैसा ब्लैक मनी है। ये ट्रस्टों में जो पैसा है वो 100% तो नहीं, पर अधिकतर ब्लैक मनी है। और मैंने जो कानून प्रपोज किया उससे ईमानदार ट्रस्ट को डरने की जरूरत नहीं है। जो ट्रस्ट ईमानदार है उसने ईमानदारी का धंधा करके, ईमानदारी से एक्टिविटी करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, सोशल एक्टिविटी करके यदि उसने एसेट खड़े किए हैं तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो तो एसेट है, आ गया इंटरनेट पे, खुश होना चाहिए तुम्हें कि तुमने इतने अच्छे काम किए हैं। और उससे जो गलत लोगों ने लैंड इकट्ठी की है वो इंटरनेट पे आ जाएगी। तो ये मेरा था कि ब्लैक मनी इन इंडिया के ऊपर, कि कौन से कानूनों से ब्लैक मनी इन इंडिया कम हो सकता है। अब आता हूं मैं दूसरे टॉपिक पे, ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया। ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया यानी कि एक हिंदुस्तान का नागरिक, या तो हिंदुस्तान का नागरिक न भी हो लेकिन उसने हिंदुस्तान में बिजनेस एक्टिविटी की है, हो सकता है वो अमेरिका का सिटीजन हो या यूके का सिटीजन हो, लेकिन उसने इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी की और उसका उसने टैक्स नहीं दिया। इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी की और उसका उसने टैक्स नहीं भरा, तो वो ब्लैक इनकम हो गई। उस ब्लैक इनकम को उसने इंडिया में नहीं रखा, सीधा मॉरिशस में ट्रांसफर कर दिया। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, और कैसे जो भारतीयों का ब्लैक मनी मॉरिशस में है, स्विट्जरलैंड में, उसको कैसे लाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें आपको कहूँगा कि जो भी ब्लैक मनी के बारे में, ब्लैक मनी वापस लाने के बारे में, या तो ब्लैक मनी भारत छोड़ के न जाए, उसके लिए जो कानून प्रपोजल है वो आप ड्राफ्ट मांगिए पहले। ड्राफ्ट यानी कि भाई गैजेट नोटिफिकेशन में आप क्या छपवाना चाहते हो, गैजेट नोटिफिकेशन में क्या छपवाना चाहते हो कि जिससे मॉरिशस का पैसा, स्विट्जरलैंड का पैसा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वापस आने की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि गैजेट नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट नहीं है तो वो हवा में किले बांधने वाली बात हुई। और काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि आज सिर्फ हमें इस टॉपिक पे अवेयरनेस खड़ी करनी है, गैजेट नोटिफिकेशन की बात हम अगले जन्म में करेंगे। तो मैं कहूँगा आप उनकी बात अगले जन्म में ही सुनिए,
क्योंकि ये जो अगले जन्म में कहने वाले हैं वो पिछले 7 जन्म से मुझे ये जवाब दे रहे हैं। आपको आपके पिछले 7 जन्म याद नहीं होंगे, लेकिन मुझे याद है। और पिछले 7 जन्म से ये कह रहे हैं कि हम गैजेट का ड्राफ्ट अगले जन्म में देंगे। तो उनसे बोलो कि अगले जन्म में नहीं, 3 महीने के अंदर चाहिए, 2 महीने के अंदर चाहिए, चलो 4 महीने के अंदर चाहिए। लेकिन यदि 3-4 महीने के अंदर ड्राफ्ट नहीं आता तो मैं कहूँगा आप उनको नज़रअंदाज करना शुरू कीजिए। अब मैंने मैं गैजेट नोटिफिकेशन क्या प्रपोज कर रहा हूँ कि जिससे ब्लैक मनी बाहर जाना कम हो और ब्लैक मनी जो बाहर है वो आना शुरू हो। तो सबसे पहले मॉरिशस रूट का स्टडी करना चाहिए। मॉरिशस रूट है वो खुली लूट कह सकते हैं उसको। खुली लूट यानी कि कानून बना दिया भारत सरकार ने कि मॉरिशस से कोई आदमी आता है, 100, 200, 500 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो उसको पूछा नहीं जाएगा कि ये 500 करोड़ कहाँ से आया। ऑफिशियल रूल है ये, पूछा नहीं जाएगा। वो तो ठीक है, और उस 500 करोड़ से वो जितना इनकम कमाएगा, पैसा कमाएगा, शेयर में इन्वेस्ट करके, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी एक तो 2 नंबर का पैसा वो बिना 1% टैक्स दिए व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। व्हाइट इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो सकता है, लैंड खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, और उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स भी नहीं लेगी भारत सरकार। तो ये मॉरिशस रूट 84 में ये कानून पास हुआ, पर उस समय स्वरूप इतना खराब नहीं था, इतना खराब स्वरूप नहीं था उसका। जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, क्योंकि नरसिम्हा राव सरकार को विदेशियों ने खड़ा किया था, कोई नरसिम्हा राव अपने बलबूते पे तो पीएम बने नहीं थे। नरसिम्हा राव को एमपी तो क्या, कॉरपोरेटर का भी सपोर्ट नहीं था। उनकी ताकत इतनी कम हो गई थी कि राजीव गांधी ने तो उनको टिकट भी नहीं दिया था। एमपी का टिकट क्या, राजीव गांधी ने तो उनको कॉरपोरेशन का, एमएलए का, ये ग्राम पंचायत का सरपंच का टिकट देने से भी मना कर दिया था। और नरसिम्हा राव में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो अपने बलबूते पे लड़ सके या 2-4 सीट खराब कर करके कांग्रेस को धमका सके कि भाई मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं आपकी 5 सीट बिगाड़ डालूंगा। क्योंकि नरसिम्हा राव के पास मास बेस जैसा कुछ था ही नहीं, एकदम खुशामद के ऊपर चलते थे। और राजीव गांधी को पता लग गया कि ये बकवास आदमी है, उसने नरसिम्हा राव को निकाल दिया। तो नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया कि विदेशियों ने देखा कि भाई इस आदमी को सपोर्ट करो, एकदम कमजोर आदमी है, हमारे इशारों पे नाचेगा। इसलिए जो विदेशी एमएनसी वगैरह थी उन्होंने कांग्रेस के एमपीओं को धमकाया, पैसा दिया और बोला कि तुम नरसिम्हा राव को सपोर्ट करो, और उनको करना पड़ा। और नरसिम्हा राव की मिनिस्ट्री में कौन मिनिस्टर को कौन पोर्टफोलियो मिलेगा वो एमएनसी ने तय किया, वो नरसिम्हा राव ने तय नहीं किया। ये कि भाई मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे 91 में, वो डिसीजन नरसिम्हा राव का था नहीं। नरसिम्हा राव के पास इतना भी पावर नहीं था कि वो अपनी ऑफिस के प्यून या क्लर्क को भी अपॉइंट कर सके। उसका सारा कारोबार था वो मल्टीनेशनल कंपनियों के अपॉइंटेड एजेंट करते थे। तो उन्होंने मॉरिशस रूट को और खुली छूट दे दी कि कानून को इतना लिबरल बना दिया कि मॉरिशस से आप पैसा लाओ तो कोई पूछेगा नहीं कि इनकम सोर्स ऑफ मनी क्या है, और मॉरिशस में और उस पर जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो कानून कैंसिल करना चाहिए। जितने भी मॉरिशस की कंपनियां हैं उनका एसेट सीज नहीं करना है, मेरा जो प्रपोजल उसमें फ्रीज करना है। फ्रीज करना है यानी कंपनियों को कहना है कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप ओनर का नाम दे दो। जब तक आप ओनर का नाम नहीं दोगे तब तक ये एसेट फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो यदि जेन्युइन ओनर है तो अपने नाम दे देंगे, लेकिन यदि 2 नंबर के ओनर है, शरद पवार हो या कलमड़ी हो या स्वर्गीय प्रमोद महाजन के रिश्तेदार हो या जो भी हो, तो वो अपना नाम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि देंगे तो दूसरे मिनट उनको जेल होगी। तो वो एसेट अपने आप जब उसका मालिक नहीं आएगा तो 1-2 साल बाद वो एसेट को सरकार ऑक्शन कर सकती है। ऑक्शन करने के बाद वो पैसा सरकार में आ जाएगा। तो पहला जो मैं गैजेट नोटिफिकेशन प्रपोज करता हूँ वो है कि मॉरिशस रूट बंद करने का, कि सारी मॉरिशस में से जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उन कंपनियों को नोटिस दे दो कि ओनर के नाम नहीं दोगे तो पैसा फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद राइट टू रिकॉल पीएम और राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर जरूरी है। देखो, ये ब्लैक मनी लाने का कानून और ब्लैक मनी आए तो उससे डबल वापस ना चला जाए, उसके लिए राइट टू रिकॉल तो जरूरी है।
राइट टू रिकॉल पीएम, मेरी ये जो रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.pdf, उसमें मैंने चैप्टर 6.6 में दिया है राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट, कि किस तरह से पूरा देश 75 करोड़ नागरिक, यदि वो मान लो पीएम बदलना चाहते हैं कि भाई मनमोहन सिंह को निकालो और उसकी जगह नरेंद्र मोदी को रखो या किसी को भी रखो, कोई मुझे इन आदमियों के नाम से नहीं लेना देना नहीं कुछ, यदि उन्होंने डिसाइड किया है 75 करोड़ में से 15-20 करोड़ एक थ्रेशोल्ड से ऊपर, तो मैंने जो प्रोसीजर प्रपोज किया उसका खर्चा आता है 250 करोड़। अब 250 करोड़ राइट टू रिकॉल पीएम के लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं हुआ, प्रति हिंदुस्तानी कितना खर्चा हुआ, 3-4 रुपया। और वो भी जो मेरी प्रपोजल का दूसरा सेक्शन है ATM SMS, उसमें खर्चा कम हो जाता है 5 करोड़। 2-5 करोड़ के द्वारा पीएम बदल सकते हैं। तो ये जो बकवास कर रहे हैं अडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी के राइट टू रिकॉल के बहुत खर्चा आएगा, वो बकवास है। प्रणब मुखर्जी ने भी यही बोला कि राइट टू रिकॉल से बहुत खर्चा आएगा, और सब बकवास है। राइट टू रिकॉल पीएम का, MP का नहीं, राइट टू रिकॉल पीएम का खर्चा आता है 2-5 करोड़, मैक्सिमम 250 करोड़। और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जो तर्क लगाया सुब्रमण्यम स्वामी और बहुत जोर से तर्क लगाते हैं कि राइट टू रिकॉल आया तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और अफरा तफरी मच जाएगी, देश में प्रलय आ जाएगा, देश पूरा डूब जाएगा, मतलब सब बकवास है। राइट टू रिकॉल आने के बाद जो अफसर जज होता है या नेता होता है, उसमें थोड़ी बहुत तमीज़ आ जाती है, वो ज़मीन पे चलना शुरू कर देता है, उसका दिमाग ठिकाना आ जाता है, वो बदतमीजी कम करता है, इसलिए उसको निकालने की ज़रूरत कम हो जाती है। इसलिए जिन जिन देशों में राइट टू रिकॉल है वहाँ उपयोग करने की ज़रूरत न के बराबर होती है। राइट टू रिकॉल है वो 24 घंटे एक लटकती तलवार का काम करता है। तो राइट टू रिकॉल आने के बाद वो आदमी, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, कसब को फांसी होनी थी, स्टे ऑर्डर दे दिया, तो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज होता तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती स्टे ऑर्डर डालने की। तो और ये बहुत सारे केस है, ये मोहम्मद अफजल का केस है, उसमें भी उसमें प्रेसिडेंट ने फाइल दबा दी। पहले शीला दीक्षित ने 3-4 साल तक फाइल दबा के रखी, उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी फाइल दबा दी है, जो उसकी मर्सी पिटीशन है। तो राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए उसने हिम्मत की ना कि फाइल दबाने की। राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट होता तो 2-3 दिन में फाइल क्लियर कर दी होती, अब तक में उसको फांसी हो गई होती। तो ये इंस्टेबिलिटी नहीं आती राइट टू रिकॉल आने से। वो तो अडवाणी को पीएम बनना है और पीएम बनने के बाद उनको वही बदतमीजी करनी है जो मनमोहन सिंह ने की, इसलिए वो राइट टू रिकॉल पीएम का विरोध कर रहे हैं। और MP तो बोलेंगे ही राइट टू रिकॉल MP नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और राइट टू रिकॉल MP आएगा तो प्रलय आ जाएगा और देश डूब जाएगा, और जो उनका बकवास चलता रहता है। और इसलिए राइट टू रिकॉल पीएम, यदि ब्लैक मनी वापस लाना हो तो जरूरी है, और राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है उसके करता आता है फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद मेरी दूसरी प्रपोजल है राइट टू रिकॉल CTBT चेयरमैन, राइट टू रिकॉल एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का डायरेक्टर, क्योंकि जो विदेशी में काला धन है उसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है CTBT के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। और यदि उसके चेयरमैन के ऊपर राइट टू रिकॉल नहीं है तो वो खुद मॉरिशस बैंक में जाके अपना खाता खोल देगा। और इसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के ऊपर राइट टू रिकॉल नहीं है तो वो भी अपने स्विस बैंक में जाके अपना खाता खोल देगा। तो पैसा आना तो दूर रहा, जितना है वो भी चला जाएगा। और ये राइट टू रिकॉल के बारे में मैं एक और बात आपको बताऊं कि मैं जो बोल रहा हूं कि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो ये अफसर जज और नेता मिलकर देश को लूट लेंगे। ये बात कोई नई नहीं कह रहा, मैं तो पिछले 12 साल से बोल रहा हूं, पर मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। दयानंद सरस्वती ने 1817 में सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका 6वां चैप्टर है, 6th चैप्टर है राजधर्म। राजधर्म के पहले ही पेज पे उन्होंने 2 श्लोक लिखे हैं। श्लोक का अर्थ होता है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, ये एक श्लोक है, राजा प्रजाधीन होना चाहिए। और दूसरा श्लोक है कि यदि राजवर्ग प्रजाधीन न हुआ तो जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे वो राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा। और सरस्वती जी ने ये दोनों श्लोक अथर्ववेद से लिए, यानी हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ऋषि मुनियों ने भी यही बात कही थी कि यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो राज्य का नाश होगा, वो प्रजा को लूट लेंगे। और ये बात महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1925 में गई थी। महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल महात्मा भगत सिंह और महात्मा चंद्रशेखर के गुरु थे।
उन्होंने 1925 में कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करेंगे उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल न हुआ तो चुनाव और डेमोक्रेसी एक मजाक बन के रह जाएगा। ये एग्जैक्ट उनके वाक्य है जो कि उन्होंने 1925 में लिखे थे। आप गूगल करिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्रनाथ सान्याल, राइट टू रिकॉल, आपको ये उनका पूरा मैनिफेस्टो गूगल पे मिल जाएगा। तो यही बात का मैं पुनरावर्तन करूंगा कि राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल सीटीबीटी चेयरमैन नहीं हुआ तो जितना ब्लैक मनी आएगा ही नहीं, पहले आएगा उससे डबल वापस चला जाएगा। अब इन 3 पे राइट टू रिकॉल आने के बाद दूसरी प्रक्रिया में क्या प्रपोज कर रहा हूं कि भारत सरकार को यूएन में एक प्रस्ताव रखना चाहिए। क्या प्रस्ताव? कि स्विट्जरलैंड, मॉरिशस वगैरह जो देश है वो यदि अपने बैंकिंग के कानून नहीं बदलते तो उन पे सैंक्शन डाला जाए, कंप्लीट ट्रेड सैंक्शन, कंप्लीट ह्यूमन ट्रैफिक प्रतिबंध, यानी कि स्विट्जरलैंड का कोई आदमी स्विट्जरलैंड के बाहर नहीं जा सकता और बाहर का कोई आदमी स्विट्जरलैंड जा नहीं सकता। यूएन के पास पावर है इस तरह के सैंक्शन डालने के। वो सैंक्शन कब तक चलने चाहिए? कि जब तक वो अपने कानून में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते। कानून में ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या बनता है कि भारत और अमेरिका दोनों में ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी यानी मान लो भारत सरकार अमेरिका की सरकार को पूछती है कि भाई हमें बताओ कि राहुल मेहता के पास कितनी जमीन है, कितने फ्लैट है, कितना पैसा है बैंक में, तो अमेरिका की सरकार उसको इसी तरह से ट्रीटमेंट देगी। ट्रीटमेंट एट पार बोला जाता है कि जैसे अमेरिका के सरकार ने ही ये क्वेरी निकाली हो। तो अमेरिका की सरकार ने मान लो ये क्वेरी निकाली होती और उनके डिपार्टमेंट हफ्ते 2 हफ्ते में जवाब दे देते हैं, तो वो भारत सरकार को भी हफ्ते 2 हफ्ते में जवाब दे देंगे कि भाई इस आदमी के आपने जो क्वेरी लिखी थी उसके बाद इतना जमीन है, इतना फ्लैट है, इतने पैसा है वगैरह वगैरह। पर स्विट्जरलैंड ने ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी का कानून नहीं बनाया और विपरीत ऐसा कानून बनाया है, यदि कोई गवर्नमेंट का आदमी और यदि कोई बैंक का आदमी इंफॉर्मेशन देता है कि इस आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो उसको 7 साल की जेल हो। तो ये कानून कैंसिल करा के ट्रांसपेरेंसी का कानून वो देश न लाए तब तक उन पे सैंक्शन रहेगा। तो यूएन में प्रस्ताव आने से मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे में प्रस्ताव पास हो जाएगा, पर एक प्रोसेस शुरू होगी। फिर उस प्रोसेस को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, वो इंटरनेशनल, उसके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। क्या कि हमें दूसरे देशों के नेता तो सब चोर है, पर दूसरे नेता के नागरिकों और कर्मशीलों से कहना पड़ेगा कि वो अपने नेताओं पे दबाव डाले कि वो इस यूएन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें, और उसमें सफलता मिल सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूँगा कि मान लो भारत सरकार ये प्रपोजल रखती है कि जब तक ये स्विट्जरलैंड, मॉरिशस देश अपना कानून नहीं बदलते बैंकिंग का तब तक उन पर सैंक्शन डाले जाए, तो पाकिस्तान के नागरिक भी इस प्रस्ताव को सपोर्ट देंगे। देखो, पाकिस्तान की सेना हमारी दुश्मन है, वहाँ की सरकार हमारी दुश्मन है, वहाँ के आम नागरिक भी हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार और सेना ही उनकी दुश्मन है, पाकिस्तान का आम नागरिक भी हमारा दुश्मन है। पर इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद वो सोचेंगे कि भाई इसमें तो हमारा भी फायदा है, तो भारत सरकार के इस प्रस्ताव को सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह से बांग्लादेश भी हमारे दुश्मन है, लेकिन वहाँ के नागरिक भी यही सोचेंगे कि इस प्रस्ताव को सपोर्ट करना चाहिए। चीन भी हमारा दुश्मन है, लेकिन चीन के सिटीजन भी यही कहेंगे कि इस प्रस्ताव को सपोर्ट करना चाहिए। तो फेसबुक और अन्य इंटरनेट माध्यमों के द्वारा एक दूसरे देशों में जनमत खड़ा किया जा सकता है। ये कपिल सिब्बल को फेसबुक बैन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। मैं कहूँगा कि भाई कुछ प्रोडक्टिव काम करो ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये प्रस्ताव यूएन में रखो और फेसबुक पे ये प्रचार शुरू करो कि हर एक देश के नागरिकों को कॉन्टेक्ट करके कि भाई आप आपके नेताओं को बोलो कि यूएन में इस प्रस्ताव को सपोर्ट करें। पर उनको कोई पॉजिटिव काम नहीं करना, बस ये नेगेटिव काम में इंटरेस्ट है कि कैसे किसको बैन किया जाए। पर फेसबुक और दूसरे माध्यमों के द्वारा भारत सरकार इस मुहिम को छेड़ सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि यूएन में ये प्रस्ताव पास हो कि सारे देश अपने बैंकिंग कानून में ट्रांसपेरेंसी लाए। उसके बाद प्रोसेस जो मैं कहता हूँ कि जो ब्लैक मनी के केस आते हैं, जैसे कि मान लो एविडेंस आए कि राजा के पास इतना करोड़ का ब्लैक मनी मॉरिशस में है, या तो स्वर्गीय प्रमोद महाजन के खिलाफ इतने करोड़ का ब्लैक मनी मॉरिशस में है या स्विट्जरलैंड में, तो उनमें से जो जिंदा है उनके ऊपर ज्यूरी ट्रायल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बाय ज्यूरी, जो मैंने अपने गैजेट में प्रपोज किया है, प्रपोज गैजेट नोटिफिकेशन। क्योंकि ट्रायल बाय जज हुआ तो जज तो 10 साल तक जजमेंट नहीं देगा। जो जयललिता के केस में हुआ, जयललिता के खिलाफ एक केस है एसेट बियॉन्ड मीन्स ऑफ इनकम्स, कि भाई उसके पास कुछ 100, 200, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके इनकम टैक्स रिटर्न का जोड़ लगा लो तो 2-5 करोड़ भी नहीं होता।
तो उसके सामने केस फाइल हुआ था कुछ 1996 के आसपास, 1997 के आसपास, अभी तक चल रहा है। अब वो केस का जजमेंट कब आएगा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो 10-20 साल निकल जाएंगे। इसलिए ज्यूरी ट्रायल हो ताकि उसका जजमेंट 2-3 साल में आ जाए। 2-3 साल नहीं, सॉरी, ज्यूरी ट्रायल में 99% का जजमेंट 2-3 महीने में आ जाता है। अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है, तो वहाँ केस शुरू होने के 99% केस में 90% केस में जजमेंट 1 वीक के अंदर आता है और 99% केस में जजमेंट 2-3 महीने के अंदर आता है। और उसके बाद नार्को टेस्ट इन पब्लिक। नार्को टेस्ट इन पब्लिक किस में कि जिस आदमी के पास 100 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी निकले तो फौरन उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट लिया जाए। तो और भी नाम उछलेंगे, वो बताएगा नार्को टेस्ट में कि भाई उसने किसको कितना पैसा दिया, किसने किससे पैसा लिया, तो और नाम आएंगे। जो 2-5 करोड़ के ब्लैक मनी वाले हैं, मैं कहूँगा उनको फाइन देके निपटा दो, जो भी फाइन होता है 10-50%, 30% जो भी फाइन तय किया है वो लेके। पर जिसके पास 100 करोड़ का ब्लैक मनी निकले वो विदेशों में, तो उसका तो पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि और नाम उसके द्वारा मिल सके। और अंत में आता है कि जो ब्लैक मनी आता है उसका क्या किया जाए। तो पहले एक कानून बनाए कि भाई जिस व्यक्ति का आदमी, जिस व्यक्ति के पास ये 35-40 देशों में प्रॉपर्टी है, वो अपना एसेट डिस्क्लोज करे। और एसेट डिस्क्लोज कर देता है तो 30-35%, 40%, 50% फाइन लगा के बाकी उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। और डिस्क्लोज नहीं करता है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन और उसको जेल की सजा हो। और बाकी ये 35 देश कौन है कि जहां पे ट्रांसपेरेंसी का कानून नहीं है। देखो, किसी के पास ब्लैक मनी है तो वो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि अमेरिका में ट्रांसपेरेंसी का रूल है। वो मॉरिशस या स्विट्जरलैंड ऐसे देशों में ही करेगा। तो 35 ये जो 35-40 देश है उसका लिस्ट बनाया जाए, वो लिस्ट गैजेट में छापा जाए और गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा जाए कि किसी आदमी का यदि 1 रुपया भी इन 35 देशों में है तो वो डिस्क्लोजर फाइल करे, और डिस्क्लोजर फाइल करने के बाद उस पर 35-40% फाइन जमा करे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद सेकंड केस शुरू होगा कि वो प्रॉपर्टी लाया कैसे। यदि मान लो बिजनेस इनकम से लाया है तो मेरे ख्याल से 35% के बाद एक्स्ट्रा फाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वो क्रिमिनल एक्टिविटी से लाया है तो फिर दूसरा केस शुरू होगा जो कि उसके क्राइम की सजा तय करे। इसमें फर्क जानने की जरूरत है कि मान लो किसी उद्योगपति ने उद्योग धंधा शुरू किया और वो 50 लाख कमाया और 50 लाख का टैक्स नहीं भरा, 15-20 लाख जो होता था, तो उसने एक क्राइम किया कि उसने टैक्स नहीं भरा। और दूसरा केस होता है कि किसी आदमी ने चोरी से या तो वो रिश्वतखोरी से उसने 50 लाख इकट्ठा किया और 15 लाख टैक्स नहीं भरा। तो 15 लाख टैक्स नहीं भरा, वो तो क्राइम हुआ ही, और वो जो 50 लाख कमाया वो डबल क्राइम, मतलब उससे बड़ा क्राइम हुआ, उससे 3 गुना बड़ा क्राइम हुआ। तो ऐसे केस में तो जेल की सजा ही होनी चाहिए। तो जिस आदमी के एसेट पकड़े जाते हैं बड़े पैमाने पे, उसका नार्को टेस्ट लगा के पता किया जाए, नार्को टेस्ट की पब्लिक के द्वारा, कि वो पैसा लाया कहाँ से। और यदि वो क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा लाया है तो फिर उसको 5, 7, 10, 15 साल की जेल हो। तो इस तरह से हम विदेशों का पैसा भारत में ला सकते हैं। मैं समराइज करूंगा कि विदेश में जो भारत का ब्लैक मनी है उसको लाने के लिए जो प्रोसेस है वो पहले ड्राफ्ट में मांगी जाए। जिसको भी ब्लैक मनी लाना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो ड्राफ्ट दे। ड्राफ्ट देने के बाद देखिए कि इससे पैसा आएगा भी या नहीं आएगा, वो तो ड्राफ्ट देखने के बाद ही तय कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यदि राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आया तो एक पैसा आने नहीं वाला। जो भी नया पीएम आएगा वो पहले ही दिन, यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो वो पीएम बनने के दूसरे दिन वो अपना मॉरिशस में खाता खुला देगा, और जितना पैसा आ भी गया तो उससे डबल वापस चला जाएगा। फिर पूरी मुहिम करने के बाद, 1-2 साल की मेहनत के बाद 1,000-2,000 करोड़ वापस आता है तो वो बकवास हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये यूएन में ये प्रस्ताव रखा जाए। फिर दूसरा जो गैजेट नोटिफिकेशन मैंने किया कि इसमें ज्यूरी ट्रायल होना चाहिए, और जो बड़े क्रिमिनल हाथ में आते हैं उनका नार्को टेस्ट इन पब्लिक होना चाहिए। तो इसके द्वारा हम विदेशों में रहा ब्लैक मनी वापस ला सकते हैं। धन्यवाद।